हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डीबी कॉर्प के स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। हम दोनों ही फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर नजर डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हमें इसके अंदर क्या ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है और यहाँ पर आप जो है इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए कंसिडर करें। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के एक ओवरव्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डीबी कॉर्प जो है एक लीडिंग मीडिया कंपनी है, यानी कि ये मीडिया सेक्टर में वर्क करती है और यहाँ पर इनका प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों में ही काफी अच्छा खासा प्रेजेंस है। अगर हम बात करें तो इनके कौन कौन से मेन बिजनेस है या सर्विसेज है, तो यहाँ पे डीबी कॉर्प जो है न्यूज़पेपर पब्लिश करती है, तो ये इनका एक मेन बिजनेस है। साथ ही ये जो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है। साथ ही साथ इंटरनेट पर जो मोबाइल इंटरेक्टिव सर्विसेज वगैरह है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं और साथ में इवेंट मैनेजमेंट वगैरह में भी काफी ज्यादा यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। इनके कुछ मेजर ब्रांड्स भी है, जैसे कि दैनिक भास्कर जो कि एक हिंदी अखबार है और काफी लोकप्रिय अखबार भी है। साथ में जो है इनके कुछ गुजराती डेलीज भी है, ये भी काफी लोकप्रिय है गुजरात में। दिव्य भास्कर और सौराष्ट्र समाचार के नाम से ये गुजराती डेलीज पब्लिश करते हैं। साथ में महाराष्ट्र में भी दिव्य मराठी नाम से इनका एक मराठी डेली भी पब्लिश होता है। तो ये हमने कंपनी के एक बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात कर ली। एक बार इंडस्ट्री का आउटलुक भी समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से आने वाले सालों में यहाँ पे फंक्शन करती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है कि ये 10 से 12% के सीएजीआर से आने वाले कुछ सालों में ग्रो करती हुई नजर आएगी। तो काफी बढ़िया है, डबल डिजिट में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रह सकती है, जो कि पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जैसे कि बढ़ता हुआ जो इंटरनेट है, आज सभी के हाथों में मोबाइल है, सभी पॉपुलेशन के पास में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोग बाग आजकल डिजिटल मीडिया भी प्रेफर कर रहे हैं। साथ में जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो है ही है, लेकिन डिजिटली भी बहुत से एप्स वगैरह में भी जो है न्यूज वगैरह पढ़ते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी एक फैक्टर है जो कि आने वाले टाइम में जो है मीडिया को ड्राइव करने वाला है। साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ती जा रही है, तो लोग जो है अखबार वगैरह खरीदते भी है और ये जो है एक अफोर्डेबल मींस भी बनता जा रहा है। साथ में जो है अर्बनाइजेशन भी जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिजिटल हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों की ही एक एक्सपेंशन में काफी बड़ी भूमिका अदा करेंगे ये कुछ फैक्टर्स, जिन पर हमें आने वाले सालों में कुछ गौर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो, लेकिन यहाँ पर इसका जो गति है ये थोड़ी सी धीमी रह सकती है डिजिटल मीडिया सेगमेंट के मुकाबले, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज से स्विच होकर के जो एक नए रिसोर्सेज है, यानी कि आजकल मोबाइल फोन हो गया है, तो लोग बाग ज्यादातर जो है टेलीविजन या जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह है, इन मीडिया फॉर्मेट्स के बदले जो है आजकल अपने फोन पर ही जो है न्यूज वगैरह पढ़ना या देखना प्रेफर करने लगे हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिजिटल मीडिया तेजी से ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया सेगमेंट। तो ये हमने ओवरऑल इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में जान लिया है। एक बार कंपनी के कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर डीबी कॉर्प को कुछ स्टिफ कंपटीशन मिल सकता है दूसरी मीडिया कंपनीज जैसे कि दैनिक जैसे कि जागरण प्रकाशन, बेनेट कोलमैन वगैरह और जी मीडिया। तो ये उनके कुछ मेन कॉम्पिटिटर्स है, तो यहां से थोड़ा बहुत कंपटीशन ये डीबी कॉर्प फेस कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीबी कॉर्प हैज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन एंड इट्स वाइड रीच अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर ब्रांड रिकग्निशन बहुत मजबूत है, साथ ही इनकी जो रीचेबिलिटी है, नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया, वो काफी फैला हुआ है। कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और आउटलेट्स के साथ में ये ऑपरेट करते हैं, तो ये चीज इनको बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। और सबसे बड़ी बात है कि डीबी कॉर्प जो है, डीबी दैनिक भास्कर ग्रुप है, काफी पुराना अखबार है, तो इनकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, क्लाइंट बेस बहुत मजबूत है। इसलिए ये सब चीजें इनके लिए एक ब्रांड वैल्यू भी, एक स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू भी ऐड करती है और यही चीज इनके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पर मौजूद है, जो कि इनको एक तरह का अपर एज प्रोवाइड करती है। तो ये हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझ लिया। आइए बात करते हैं कंपनी के बिजनेस को, थोड़ा सा बिजनेस को डिटेल में समझते हैं, जिससे कि हमें क्लियर कट आइडिया लग सकेगा कि ये किस तरीके से जो है ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनके कुछ बिजनेस सेगमेंट्स है, प्रिंट डिवीजन, रेडियो डिवीजन और डिजिटल बिजनेस। तो यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट डिविजन है। हम पहले प्रिंट डिवीजन की बात कर लेते हैं। एज इंडिया लार्जेस्ट प्रिंट मीडिया कंपनी, तो यहाँ पर डीबी कॉर्प लिमिटेड जो ग्रुप है, ये इंडिया की लार्जेस्ट मीडिया कंपनी है। ये 5 मेन अखबार यहाँ पर पब्लिश करते हैं। कौन कौन से समझते हैं।
दैनिक भास्कर इनका सबसे लीडिंग अखबार और सबसे प्राइम अखबार, ये कह सकते हैं कि ये प्रमुख अखबार है। इसके 43 एडिशंस पब्लिश होते हैं। दिव्य भास्कर गुजराती जो अखबार है, ये इसके 8 एडिशंस पब्लिश होते हैं। दिव्य मराठी जो कि एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में पब्लिश होता है, इसके 6 एडिशंस है। सौराष्ट्र समाचार ये भी एक गुजराती अखबार है, और साथ में डीवी स्टार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पांचों अखबार है ये 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, गुजराती और मराठी में पब्लिश होते हैं। ये हमने इनके जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है इनके बारे में समझ लिया। अंडर दिस डिविजन कंपनी ऑल्सो पब्लिशेस मंथली मैगजीन्स। तो अखबार के साथ साथ यहाँ पर ये मैगजीन्स भी पब्लिश करते हैं, आहा जिंदगी नाम से, और बच्चों के लिए बाल भास्कर। तो ये हमने प्रिंट डिवीजन में क्या चीजें ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमने देख ली। अब रेडियो डिवीजन की बात कर लेते हैं। इन द एफएम रेडियो सेगमेंट दी ब्रांड हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन 94.3 माई एफएम। तो यहाँ पर एफएम रेडियो सेगमेंट में इनका एक ब्रांड है 94.3 माई एफएम के नाम से, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय ये एफएम चैनल है, और ये 7 स्टेट्स में और 30 सिटीज में अवेलेबल है। बहुत बड़ी बात है कि अच्छा खासा इनके एफएम रेडियो सेगमेंट का भी नेटवर्क है, और ये एक वैल्यूएबल पैकेज ऑफर करता है एडवर्टाइजर्स के लिए टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। तो ये इनका अच्छा खासा एक रेडियो डिवीजन भी है जो कि वर्क करता है। साथ ही साथ इनका डिजिटल बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। डीबीसीएल डीबी कॉर्प का स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है। यहाँ पर इनके 4 इंटरनेट पोर्टल है और 3 मोबाइल एप्स भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंडियन लैंग्वेज का मीडिया स्पेस है उसका 67% मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है इनका जो डिजिटल सेगमेंट है वो। तो ये बहुत बड़ी बात है। डीबीसीएल जो है नंबर 1 डिजिटल प्लेयर है हिंदी में और गुजराती लैंग्वेज में। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि गुजराती पॉपुलेशन और जो हिंदी पॉपुलेशन है वो पसंद करते हैं डीबीसीएल को पढ़ना उनके मोबाइल एप्लीकेशंस पर। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में डीबीसीएल ने अपना दैनिक भास्कर प्लस ऐप भी लॉन्च किया था। इससे जो न्यूज वगैरह है वो हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स में ये डिजिटली भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं इस ऐप के जरिए। साथ में इन्होंने एक अपने नया वर्जन भी लॉन्च किया है दिव्य भास्कर प्लस ऐप के नाम से, अपनी गुजरात में जो पोजीशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और ज्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके जो डिजिटल एप्लीकेशंस है इसमें पहले हम देख सकते हैं कि 2020 जनवरी में 2 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स थे, यूजर्स थे, वो 2023 मार्च में यानी कि इस साल बढ़कर के हो गया 14 मिलियन, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख यूजर्स देख रहे हैं, यूज करते हैं इनके एप्लीकेशंस को। ये बहुत बड़ी बात है कि कई एक पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर ऑनलाइन मौजूद है, और ये चीज जो है काफी बड़ा एज प्रोवाइड करती है दैनिक भास्कर को। तो यहाँ पे हमने तीनों डिविजन्स के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया है, प्रिंट डिवीजन, रेडियो डिवीजन और डिजिटल बिजनेस। अब एक बार थोड़े से दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि इनका रेवेन्यू मिक्स क्या है और मार्केट पोजीशन क्या है। यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू काफी बड़ा चंक है। 70% जो इनका हिस्सा है ये इनके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से कमाते हैं। साथ में जो इनका सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह है इससे ये 22% हिस्सा कमाते हैं। साथ ही साथ प्रिंटिंग जॉब चार्जेस है इधर से ये 6% अपना रेवेन्यू का हिस्सा कमाते हैं। और जो बाकी एरिया है जैसे कि 2% हिस्सा, तो ये अपने जो भी इनका डिजिटल सेगमेंट है या ये इनके जो एफएम रेडियो वगैरह है उसके थ्रू जो भी एड्स वगैरह या कुछ कुछ है तो वो चीजें ये यहाँ से अर्न करते हैं। तो यहाँ पे अदर्स में आ जाती है 2%। तो इस तरीके से ये टोटल कंपोजिशन है इनके रेवेन्यू मिक्स का। मार्केट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन सर्वे, तो एक सर्वे के अनुसार जुलाई से लेकर के 2020 दिसंबर 2022 में ये सर्वे हुआ था जिसको एबीसी सर्वे के नाम से जाना जाता है। या इसने बताया कि कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है दैनिक भास्कर, ये भारत का सबसे बड़ा अखबार है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दैनिक भास्कर इंडिया का लार्जेस्ट अखबार है। तो ये एक तरह से कंपनी को एक लीडरशिप पोजीशन पर बिठाता है कि यानी कि प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, डीवी कॉर्प के पास में ये एक बहुत बड़ी बात है जो इस चीज को वो एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि 2015-16 में इनका मार्केट साइज था तकरीबन 52%, जो कि डेफिनेटली अब जो है 6 से 7 साल में काफी ज्यादा ग्रो हुआ है, जो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिजिटल सेगमेंट में भी देखा था। तो ऑब्वियसली जो है इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ पर मार्केट में पोजीशन करके रखा है एज अ मार्केट लीडर। तो ये हमने ओवरऑल समझ लिया है
कि बिजनेस जो है इनका बहुत ही ज्यादा रोबस्ट और मजबूत नजर आता है। जो अब हमने बिजनेस एनालिसिस परफॉर्म कर लिया है, एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी जो है जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जून 22 से लेकर के जून 2023 तक के देख रहे हैं, पिछले 3 सालों का यहाँ पर हमने जो है क्वार्टर वाइज डेटा को कंसिडर किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये लगातार यहां से बढ़ ही रहा है। जून 2022 में एक हल्का सा डिप आया था, उसके बाद में वापस से बढ़ना शुरू हो गया दिसंबर 2021 तक के, और उसके बाद में जो है एक थोड़ी बहुत यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन वापस से अभी जो है हमने देखा है कि पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पर अच्छा खासा एक तरह से यहाँ पर सेल्स तो इन्होंने अपनी मेंटेन करके रखी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक अच्छी खासी सेल्स में रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे सकती है। यहाँ पे हम अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इन्होंने जो है थोड़े से मैनेज करे, लेकिन हम यहाँ पे अगर गौर करें तो एक्सपेंसेस पिछले 2 से 3 क्वार्टर से थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर भी देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पिछले 3 क्वार्टर से अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार जो है नेट प्रॉफिट जो है डबल ही हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पिछले 3 सालों में ये सेकेंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रहा है, क्योंकि हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इनका दिसंबर 2020 में हुआ था, और जून 2023 में ये सेकेंड हाईएस्ट जो है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है थर्ड हाईएस्ट है, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट इनका दिसंबर 2021 में था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरह से थर्ड हाईएस्ट यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि कंपनी ने हिस्टोरिकली जो है अपना दिसंबर क्वार्टर इनका काफी अच्छा गया है, तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। तो और सबसे खास बात है कि इनका ईपीएस भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है, यानी कि एक तरह से डबल ही हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छे कुछ फैक्टर्स है, और ओवरऑल हम देखें तो 3 सालों में जो है अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ ही देखने को मिली है, यानी कि जो जून 2020 में जितनी सेल्स थी वो अभी तक के 2.5 गुना हो चुकी है। अब एक बार इसके एनुअल फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं कि इन्होंने जो है साल दर साल किस तरीके से ग्रोथ दिखाई है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर सेल्स जो है, सेल्स में जो है एक तरह से हमें अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को ही मिली है, और बीते 2-3 साल में जो है यहाँ पर एक थोड़ा बहुत डिप भी आया था, लेकिन एक प्रकार से वापस से कंसोलिडेट कर लिया है। और जो इनके प्री कोविड टाइम्स में जो इनकी सेल्स होती थी वो हालांकि उस हद तक के तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है कि आने वाले साल तक के ये इनको इन नंबर्स को आराम से बीट करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि 2100 करोड़ तक के पहुंच ही गए हैं, और जितने यहाँ पे ये जो नंबर्स दिखाए गए इनको भी ये आसानी से बीट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2012 से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहे थे 2015 तक के, फिर जो है एक हल्का सा डिप आया 16 में, फिर यहाँ पे हमने देखा कि नेट प्रॉफिट 17 में जो है हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद से थोड़ा सा डिप रहा 2020 तक के, और इवन ये जो है एक्सटेंड ही हो गया 2022 तक के। लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से फिर एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हुई है 2023 में, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन रहा है कि एक प्रकार से यहाँ से रिकवरी दिखा रहे हैं ये अपने नेट प्रॉफिट और सेल्स के मामले में। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स और आने वाले साल डेफिनेटली जो है काफी ज्यादा टेस्टिंग और काफी ज्यादा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग होने वाले हैं डीबी कॉर्प कंपनी के लिए। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल इनका जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स से इन्होंने अपने शेयर कैपिटल को कांस्टेंट रखा और उधर से हल्का सा बढ़ाया भी है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर्स पिछले अगर हम 10 सालों के मुकाबले देखें तो इनके फर्स्ट हाफ में जो है काफी अच्छा था, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा इन्होंने शेयर कैपिटल को कम किया है, लेकिन ये फिर से रिकवरी दिखा रहे हैं। तो आने वाले सालों में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ इसमें एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी इनके साल दर साल लगातार बढ़े हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स इनका जो इतना 2012 में था उतना ही जो है 2023 में है। तो एक तरह से जो है बोरोइंग्स के मामले में यहाँ पर कुछ ज्यादा असर हुआ नहीं, लेकिन अगर हम देखें कि इन्होंने बीच के सालों में क्या किया था तो इन्होंने अपने डेट को अच्छे तरीके से रिड्यूस कर लिया था। 2018 में सबसे कम डेट था, लेकिन 2020 में जो है इन्होंने काफी ज्यादा डेट ले लिया था, लेकिन इसको भी जो है इन्होंने ग्रेजुअली रिड्यूस ही किया है। लेकिन हल्का सा जो है यहाँ पर एक तरह से बढ़ता हुआ डेट नजर आया है, तो होपफुली यहाँ पर आने वाले टाइम में ये अपने डेट को रिड्यूस करते हुए नजर आए। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर इस साल जो है इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की है।
तो ओवरऑल हमें बैलेंस शीट भी जो है एक तरह से हेल्दी बैलेंस शीट नजर आती है। लेकिन अगर ये बोरोइंग्स पे काम कर लेंगे तो ये काफी अच्छे तरीके से अपनी बैलेंस शीट को और इंप्रूव कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग्स में प्रमोटर्स का अच्छा खासा हिस्सा है, मोर देन 70% इनका जो है पिछले 3 सालों में हिस्सा रहा है। और यहाँ पर जो है एक मार्जिनल सा बहुत ही माइन्यूट सा एक ड्रॉप देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, 71.98% से 71.97% हो गया है। ओवरऑल हम कहीं तो 70, अगर हम इसको राउंड ऑफ ही करें तो 72% जो है इनका स्टेक है, जो कि पिछले 1 साल से लगातार इन्होंने मेंटेन करके रखा है, एक तरह से बढ़ाया ही है। तो ये कि अच्छी बात है। एफआईज का अगर हम देखें तो एफआईज भी जो है इन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अपना हिस्सा हल्का सा बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे हम अगर पिछले 3 सालों में देखें तो एफआईज का हिस्सा यहाँ पर घटा है। और यहाँ पे अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज ने जो है यहाँ पर अपना हिस्सा बढ़ाया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात हुई है। तो इस क्वार्टर में एक अच्छी चीज ये हुई है, यहाँ पे प्रमोटर का 0.01% हिस्सा घटा है, तो डीआईज और एफआईज ने अच्छा खासा यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा लिया और पब्लिक ने हल्का सा हिस्सा बेच दिया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर गिवन है। तो ये पैटर्न हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सितंबर क्वार्टर में किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं और किस तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमारे सामने निकल करके आता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी और उसी तरीके का असर हमें आने वाले दिनों में शेयर प्राइसेस में भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पे हमने जो है पिछले कुछ स्लाइड्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव आउटलुक और इंडस्ट्री आउटलुक, सभी चीजों पर हमने जो है अच्छे तरीके से चर्चा कर लिया है। अब एक बार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज पर ध्यान देने लायक है। तो यहाँ पर हमें टेक्निकल चार्ट को हमने कंसिडर किया है। अगर हम गौर करें कि यहाँ पे हमने देखा है कि काफी लंबे टाइम तक के कंसोलिडेशन चला था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2019 से लेकर के 2023 तक के यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये के बीच में, जो एक अच्छा खासा एक बॉक्स में कह सकते हैं कि 150 पॉइंट के बीच में बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 2017 के बाद से 426 रुपये का हाई लगाया था और यहाँ पे ये स्टॉक जो है टूट करके 70-80 रुपीज तक के, 60-70 तक के नीचे भी आया और काफी लंबे टाइम तक के पड़ा रहा। यहाँ पे हमने मंथली चार्ट को कंसिडर किया है तो एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक, लेकिन बीते 3 महीनों में काफी शानदार रैली दिखाई है इसने। इतनी बड़ी एक जो डाउन ट्रेंडिंग लाइन थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, इसको तोड़ा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक में इतनी खासी अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती है तो ये आने वाले दिनों में भी जो है एक बुलिश कंटिन्यूएशन की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। और ये चीज हम यहाँ से अंदाजा लगा भी सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि ये बीते 1-2 क्वार्टर्स जो है कंपनी के लिए काफी अच्छे रहे, यहाँ से इन्होंने इंप्रूवमेंट भी दिखाया है। और इसी का असर जो है यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिला है कि स्टॉक जो यहाँ पर कह सकते हैं कि 100-150 रुपये के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, वो यहाँ से बढ़कर के अभी 256 रुपये के आसपास, तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अगर यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स अच्छे निकल करके आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपसाइड मौजूद है। और हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है जहां से यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेज 1 का ब्रेकआउट हुआ है, अब ये स्टेज 2 के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये स्टेज 4 थी, स्टेज 1 है। तो यहाँ पे अब जो है स्टेज 2 यहाँ पे शुरू हो सकता है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाता है और जो ये 200 का स्टॉप लॉस है अगर ये वॉयलेट नहीं करता है तो डेफिनेटली जो है एक अच्छा खासा अप ट्रेंड अप मूव दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ हमें 426 का जो है टारगेट नजर आ रहा है एक। और ये ध्यान दीजिएगा ये एक लॉन्ग टर्म के टारगेट्स है और लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म का हमने यहाँ पे 21% का स्टॉप लॉस कंसिडर किया है, 65% का अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, मैसिव अपसाइड है। तो अगर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह अच्छे होते, इंप्रूव होता है, तो आने वाले 1 से 1.5-2 साल के अंदर डेफिनेटली जो है ये स्टॉक में अच्छी खासी री रेटिंग हो सकती है और 426 के ऊपर की तरफ टारगेट हमें नजर आ रहे हैं। और डेफिनेटली नीचे की तरफ हमें एक स्टॉप लॉस भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट पर सबसे पहले फोकस करना जरूरी है, इसलिए हमने 201 का यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस को कंसिडर किया है। तो इसके नीचे जो है ये सेटअप जो है फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो ये चीज जो है हमने यहाँ पर गौर की है, काफी बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर। तो डेफिनेटली ये हम अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हम जो भी और फंडामेंटली क्या चीजें इसके अंदर बदलती है,
तो उससे रिलेटेड हम अपडेटेड वीडियोस भी अपने चैनल रिसर्च भाई पर लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। हमारी तरफ से हमें ये लगता है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अब रिकवरी मोड पे है। पोस्ट कोविड जो है यहाँ पर कंपनीज को अब एड्स वगैरह भी मिलने लगी है, कई सारे जो है इनको इवेंट्स भी होते रहते हैं, और एक अच्छा खासा जो है इनका जो रेवेन्यू है, हमने देखा ही था कि रेवेन्यू मिक्स में कि इनका 70% एड से आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी यहाँ से अच्छे तरीके से अपने रेवेन्यूज को और बूस्ट भी कर सकती है। और जैसे जैसे कंपनी और जोग्राफिकली भी एक्सटेंड करेगी, एक्सपैंड करेगी, तो डेफिनेटली इनको इसका भी एडवांटेज आने वाले टाइम में मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है यहाँ से हमें एक रेवेन्यू में भी एक बूस्टअप और यहाँ से नेट प्रॉफिट भी यहाँ से इंप्रूव होते हुए नजर आए। हम इस स्टॉक पर लगातार अपने रेडार पे रखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी चैनल पर लाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि आप अगला किस स्टॉक पर आप कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, हम वो डेफिनेटली आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।